नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट से संबंधित पाठ्यक्रम हमारा चल रहा था जिसमें हम हिंदी की एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज ये क्लास नंबर 2 है, यानी कि दूसरी क्लास है। हमारा वर्ण विचार चल रहा था जिसमें वर्ण विचार के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत जान लिया था। बेसिकली स्वर हमने पढ़े थे और आज हम बात करने वाले हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों के प्रकार या वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से स्वरों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो प्रकार है वो है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तीसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अगली बात का हम करते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। तो तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के, निरअनुनासिक और अनुनासिक। जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके हम बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो, तीनों को हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, सबसे छोटा स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 4। या आपसे पूछा जाए एक मात्रिक या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी आपको बताना है 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक मात्रिक स्वर नहीं है। ठीक है, ए, ई, उ, री और कोई भी इनके अलावा दे देगा, जैसे आ, ई, उ, एक जो भी दे देगा, तो ये सारे के द्विमात्रिक हैं। ठीक है, तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी बताओगे आप? 4 बतानी है। दूसरा हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों की, या बड़े स्वर या द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर। इनकी संख्या होती है 7। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 4 लघु स्वर और 7 दीर्घ स्वर, टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर। अब दीर्घ स्वरों में हम बात करें तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो कुल मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन जिसमें आ, ई, उ हैं, इन्हें हम दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। ए और जो ओ हैं उन्हें अपन गुण संधि स्वर कहते हैं। आई और आउ है, इन्हें वृद्धि संधि स्वर कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखने से यहाँ से संधि बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब भी आ, ई, उ आपको दिख जाएं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जहाँ पर ए और ओ दिख जाएं वहाँ पर गुण संधि होती है। और जहाँ पर आई और आउ की मात्राएं दिख जाएं वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। हालांकि संधि की चर्चा हम अलग से करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे हमें संधि की नॉलेज प्राप्त होती है, अतः दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा जो स्वर है वो है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर से जानने से पहले हम सबसे पहले इनके संकेत या चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तो ये वाला जो चिन्ह है ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वर का है, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और ये वाला जो चिन्ह है ये दीर्घ या द्विमात्रिक या संधि स्वर का है। और ये वाला जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर का है, प्लुत ध्वनि की है। जैसे मैया है ना, लास्ट में लंबी अगर ध्वनि आती है तो इस प्रकार की ध्वनि प्लुत स्वर के अंतर्गत गिनी जाती है। प्लुत स्वर की बात करें तो यह एक पारिभाषिक स्वर है। यदि किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है तो वह प्लुत का रूप धारण कर लेता है, जैसे ओम, इस प्रकार से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो खाली कमरे में चिल्लाने से उत्पन्न गूंज,
जो कंपन उत्पन्न होती है वो प्लुत स्वर नहीं की। जैसे आपने कहा जो कुछ भी कहा वो तो गूंज के बाद में आता है, जैसे राम का तो राम 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 इस प्रकार से गूंजता है वो, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। पटाखे या गोले फूटने के बाद काफ़ी समय तक जो गूंज रहती है, कंपन रहती है, वो भी प्लुत ध्वनि का उदाहरण है। जब हम कोई वस्तु कुएं में गिराते हैं तो धम की आवाज़ आती है, तो कई बार ये ध्वनि रिपीट होती है, तो ये भी सभी प्लुत ध्वनियों के उदाहरण है। जैसे आपने किसी को, अगर अपन किसी को हिला मारते हैं दोस्तों, तो लंबा उच्चारण कर, जैसे ओ राम, इस प्रकार से लंबी आवाज़ जब अपन करते हैं, तो जब भी किसी को अपन हिला मारते हैं तो ऐसे भी ध्वनि प्लुत ध्वनि के अंतर्गत गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सारे के सारे। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, जिसमें से 1 ए और 7 दीर्घ। ठीक है, अब जो और दीर्घ थे जिसमें से हम ए के अलावा बात करें, ई या ऊ या री, क्या ये प्लुत ध्वनियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये तीनों के तीनों प्लुत के अंतर्गत नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जैसे ही ई को बोला जाएगा, मतलब थोड़ा सा देर तक बोला जाएगा ई, तो ये ऑटोमेटिक छोटा ई बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लुत ध्वनि किसकी हुई? बड़ी ई की हुई, छोटी ई की थोड़ी ना हुई। जैसे ऊ है, तो ऊ को जैसे थोड़ी दूर तक अपन उच्चारण करेंगे ऊ, तो ऑटोमेटिक ये पहले बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े ऊ के बाद में प्लुत बनेगा। ठीक है, तो प्लुत ध्वनि किसकी हुई? बड़े ऊ की हुई, तो छोटे ऊ की तो थोड़ी ना हुई। इसी प्रकार से री का होता है। तो ये तीनों के तीनों जो ध्वनियाँ हैं, ई ऊ री, इनको किसमें? प्लुत में नहीं बदला जा सकता। अतः हमें बताना है कि प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब ए, फिर ए को कैसे गिना जाए? तो हमने ये लिख रखा है कि ए को कितने भी समय तक उच्चारित किया जाए ये ए ही रहता है, जबकि ई ऊ री को प्लुत में नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि ई ऊ को थोड़ी देर तक अगर उच्चारित करते हैं तो ये स्वतः ही दीर्घ में बदल जाते हैं, अर्थात इनके दीर्घ रूप ई ऊ को ही प्लुत में बदला जा सकता है, लघु ई ऊ को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, दूसरी बात हम करें री की, तो री एक तत्सम वर्ण है, अतः इसका प्लुत केवल संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है, हिंदी में यूज ही नहीं होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। संस्कृत हिंदी दोनों ही कंपेरिजन में रखिए। यहाँ हिंदी में प्लुत स्वर कितने हैं? तो आपको बताना है 8। अगर संस्कृत में यही प्लुत स्वर पूछे जाए तो आपको बताना है 9। क्यों? क्योंकि वहाँ पर री ऋषि का जो दीर्घ रूप है वो भी काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत में यूज होता है री। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 4। कौन कौन सी? ए, ई, ऊ और री। ठीक है, जबकि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5वां वर्ण कौन सा जुड़ जाता है? तो 5वां इसमें लिरी और जुड़ जाता है, ए, ई, ऊ और लिरी, ये संस्कृत में हो जाता है। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन की दृष्टि से ध्यान रखें, क्योंकि अपन दोनों लैंग्वेज लेते हैं, संस्कृत और हिंदी, और दोनों में अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखें, हिंदी में प्लुत स्वर 8 होते हैं, संस्कृत में प्लुत स्वर 9 होते हैं। हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं, जबकि संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान हो जाती है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इन्हें वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं? तो जैसे ऊ है, ओ है और आओ है। ठीक है, इनको अपन उच्चारण करके भी देख सकते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो मुख की आकृति है वो वृत्त के समान हो जाती है। ठीक है, अब ये जो 2 शब्द आपने देखा होगा, एक तो देखा होगा ओ, एक देखा होगा ऊ। ठीक है, इस प्रकार के जो स्वर हैं ये भी वैसे मुंह इनको उच्चारण करते हैं तो ये भी इनके जो मुंह है अपने वो वृत्त की आकृति के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनको कभी भी वृत्ताकार स्वर में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि ये हिंदी के है ही नहीं, ये विदेशी भाषा से हमने ग्रहण किए हैं, अतः ये हिंदी के नहीं होने के कारण इसे हिंदी के वर्णमाला में काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अवृत्ताकार स्वर, यानी कि वृत्तमुखी स्वरों के अलावा बचे हुए शेष स्वर अवृत्तमुखी हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी 4 थी तो बचे कितने? 7 बच गए। इनकी संख्या 7 हो जाएगी। ए, आ, ई, री ऋषि, ए, आई। ठीक है, अब बात करते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ की क्रियाशीलता मतलब जीभ के जिस हिस्से से स्वर को उच्चारित किया जाता है वो उसी के आधार पर बांटा गया है। अगर जीभ के अगले हिस्से से स्वर को उच्चारित किया जाता है तो अग्र स्वर, बीच में से उच्चारित किया जाता है तो मध्य स्वर, और पीछे से उच्चारित किया जाता है तो पश्च स्वर।
अगर स्वर में क्या कौन कौन हो जाएंगे, ई, ए, आई और री। मध्य स्वर में ए, पश्च स्वर में आ, उ, औ। अब याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन मध्य को लेके चलते हैं, बीच वाले को। मध्य स्वर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस से, ठीक है। अब एक बार नीचे जाएंगे, एक बार ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मध्य में से हमने ए को स्टार्ट किया, अब एक बार नीचे आएंगे, ए के बाद क्या आता है, ई, मतलब ए के बाद क्या आता है, आ आता है, तो आ सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, आ के बाद में क्या आता है, ई आता है, ई के बाद में क्या आता है, ऊ, फिर नीचे आएंगे, देखो ऊ, फिर ऊपर जाएंगे, ए, आई, फिर नीचे आएंगे, ओ, आऊ। बस कौन गया, री, ऋषि, ऊपर लगा दो। दोबारा समझिए, सबसे पहले मध्य स्वर हमने ए लिया, ठीक है। एक बार हम नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, और एक बार ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहले नंबर पे हम नीचे की तरफ आते हैं, मध्य स्वर ए लिया, इससे नीचे आए सबसे पहले आ के बाद में ई, ऊपर गए, फिर नीचे ऊ, फिर ऊपर ए, आई, फिर नीचे ओ, आऊ। बच कौन गया, रे, ऋषि, ऊपर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को ये याद करने हैं, जीभ के आधार पर है ये। किसी स्वर का उच्चारण करते समय यदि जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहे तो अग्र स्वर, मध्य का भाग क्रियाशील रहे तो मध्य स्वर, और यदि पीछे का भाग क्रियाशील रहे तो पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में ई, ए, आई और रे, ऋषि आते हैं। मध्य स्वर में ए आता है, ध्यान रखना है। और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, आऊ आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर तो सबसे पहले ध्यान रखना है अर्धविवर्त यानी कि आधा खुला हुआ भाग, विवर्त खुला हुआ, संवर्त बंद, अर्ध संवर्त आधा बंद। देखो इनको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको ये सीरियल वाइज से लगा लेंगे। अर्धविवर्त, विवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त, इसी क्रम में लगाना है तो ये सेट हो पाएगा। अर्धविवर्त, विवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त, ठीक है। देखो सबसे पहले ए, आ, ई, ठीक है। इसके बाद में ई, ऊ और री, ऋषि। फिर ऊपर ए, आओ, आई, आओ और नीचे ए, ओ। देखिए दोबारा देखिए इसको, सबसे पहले अपने को इस क्रम में लगा लेना है अर्धविवर्त, विवर्त, संवर्त और अर्ध संवर्त। फिर एन आर से स्टार्ट करना है, ए, आ, ई, ऊ और रे, ऋषि, खत्म। अब बच गए गुण स्वर बच गए और वृद्धि स्वर बच गए। तो गुण को तो आपको लिखना है नीचे, गुण स्वरों को नीचे अर्ध संवर्त में, और वृद्धि स्वरों को ऊपर, क्योंकि वृद्धि हमेशा ऊपर की तरफ ही होती है, तो वृद्धि स्वरों को ऊपर की तरफ। गुण स्वर नीचे यानी कि ए, ओ, और वृद्धि स्वर यानी कि आई, आओ। समझ गए? तो इस प्रकार से अपने को इनको एडजस्ट करना है। सबसे पहले आ, ए, आ, ई, ऊ और री। गुण स्वर को नीचे, आई, आओ, मतलब ए, ओ, और वृद्धि स्वरों को ऊपर, आई, आओ। समझ गए? चलिए, ये किस आधार पर है? तालु की स्थिति के आधार पर है। तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो इनको इस प्रकार से याद करना है। अर्थविवर्त, विवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त, ठीक है। ए, आ, ई, ऊ, री, ऋषि। गुण नीचे, ए, ओ, और वृद्धि ऊपर, आई, आओ। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए वैसे इसको डिफाइन भी कर रखा है कि जीभ का जब अग्र भाग तालु के अग्र भाग से मिल जाए तो मुंह बंद रह जाता है। तो वैसे तो इसमें काफ़ी टाइम लगना है, अपने को सीधा याद करना है तो अपन सीधा याद कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अनुनासिक के आधार पर 2 प्रकार के, अनुनासिक और निरानुनासिक। निरानुनासिक में सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है। निर प्लस अनुनासिक यानी कि अनुनासिक से रहित, ए, आ, ई, ऊ, री, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ, इस प्रकार के। और अनुनासिक में यदि चंद्र बिंदु लगा दी जाए इन पे, यदि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए जाए तो वो अनुनासिक स्वर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ए के ऊपर लगा दिया जाए, आ, ई, सब पे लगाए जाए, ठीक है। ध्यान ये रखना है आपको बस कि जिन स्वरों पर किसी मात्रा या संकेत का प्रयोग नहीं किया गया हो वहाँ तो चंद्रमा और बिंदु दोनों आएंगे। जैसे ए के ऊपर देख लीजिए,
ए के ऊपर चंद्रमा और बिंदु दोनों है, जबकि ई के ऊपर, बड़ी ई के ऊपर मात्रा है तो यहाँ पर केवल बिंदु आएगा। ठीक है, तो जिन स्वरों की ऊपर मात्रा या संकेत का प्रयोग किया जाता है वहाँ केवल बिंदु लगाएंगे, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है ए आ ई, मात्रा नहीं है, चंद्रमा और बिंदु दोनों आए हैं, यहाँ पर केवल बिंदु आया है। ठीक है, अब देखिए निरअनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक, निरअनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। निरअनुनासिक यानी कि सीधा स्वर आएगा, सारे स्वर ऐसे आएंगे। अनुस्वार यदि इनके ऊपर थोड़े से ये बिंदी लगा दी जाए, एक बिंदी लगा दी जाए केवल, तो अनुस्वार हो जाएंगे। और अनुसार जो तत्सम शब्द है इसी के तद्भव होता है अनुनासिक। अनुनासिक जो शब्द हैं इनका यूज संस्कृत में नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। वैसे तत्सम तद्भव पढ़ेंगे जब भी हम जानेंगे कि जिन भी बिंदुओं के, जिन भी वर्णों के ऊपर, जैसे ए वर्ण है या कोई भी वर्ण है, जिनके ऊपर चंद्रमा बिंदु लग जाती है तो वो तद्भव शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सहजातीय और विजातीय दो प्रकार के होते हैं। सहजातीय यानी कि समान जाति के, जैसे ए आ, ई ऊ, ए आए, ओ आओ, समान जाति के। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। विजातीय समान यानी कि असमान जाति के, जैसे ए ई के साथ में मिल गया, या ई ए के साथ में मिल गया, ए ओ के साथ में मिल गया, ऊ ए के साथ में मिल गया। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्न में से विजातीय स्वर समूह का चयन कीजिए। विजातीय, तो देखो ए आ सजातीय है, ई सजातीय है, ऊ सजातीय है, जबकि ये विजातीय है। ठीक है, ये सजातीय नहीं है। समझ गए बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो दोस्तों व्यंजन की हम बात करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम केवल स्वरों की बात करी है, कल हम व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।